तो गाइज हम बात कर रहे हैं वैदेशिक सेवा के बारे में। वैदेशिक सेवा अध्याय संख्या 13 है आरएसआर का, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन सर्विस। ठीक है गाइज, तो हमने इसके ऊपर जो फॉरेन सर्विस है, जो वैदेशिक सेवा है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो तैयार कर दिए। एक बार दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसके बाद में ही आप तीसरा पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है गाइज, तो हमने 2 वीडियो में अच्छे से बात की कि वो आखिर में वैदेशिक सेवा क्या होती है, वैदेशिक सेवा की क्या शर्तें हैं, वैदेशिक सेवा में किसको भेजा जा सकता है। ठीक है, क्या किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में भेजने से पहले उसकी सहमति लेना ज़रूरी है। इसके अलावा भी हमने वैदेशिक सेवा काल के अंदर जो प्रतिनियुक्ति भत्ता होता है, जो डेपुटेशन अलाउंसेज होता है, वो किस प्रकार दिया जाता है, उन सब के बारे में हमने बात की। ठीक है गाइज, तो गाइज ये हमारा ये तीसरा वीडियो है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ और स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण जो कि राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर स्पष्ट किए गए हैं। ठीक है, यानी कि वैदेशिक सेवा के बारे में सरकार ने क्या क्या स्पष्ट रूप से कोई रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में सरकार ने स्पष्टीकरण दे रखा है, मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा, कि हम वैदेशिक सेवा में जो भी और नियम है वो इस प्रकार लागू करेंगे। ठीक है गाइज, तो कौन कौन से और स्पष्टीकरण है जो कि वैदेशिक सेवा के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए, उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें यह बता रखा है कि प्रतिनियुक्ति की 4 वर्ष की अधिकतम अवधि। ठीक है गाइज देखो, मैंने आज भी एक कमेंट पढ़ा था, एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने पूछा कि सर प्रतिनियुक्ति की मैक्सिमम अवधि कितनी होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने बता दिया कि प्रतिनियुक्ति की जो मैक्सिमम अवधि होती है ना, अधिकतम अवधि, वो 4 वर्ष होती है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 वर्ष की वृद्धि प्रशासनिक विभाग कर सकता है लोकहित के कारण। ठीक है, यानी कि जनहित या लोकहित के कार्यों को देखते हुए इसके अंदर 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है प्रशासनिक विभाग। तो 4 वर्ष की तो अधिकतम वैसे हो गई नॉर्मल, और 1 वर्ष की प्रशासनिक विभाग कर सकता है, तो कितने हो गए, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के अलावा यदि किसी भी प्रकार की वृद्धि करनी हो प्रतिनियुक्ति के अंदर, तो वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। ठीक है गाइज, यानी कि बिना वित्त विभाग की सहमति के हम उसमें वृद्धि नहीं कर सकते 5 साल से अधिक। ठीक है गाइज, तो प्रतिनियुक्ति की 4 वर्ष की जो अधिकतम अवधि होती है, एक समय में एक या एक से अधिक संगठन की कुल अवधि मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कई सारे वैदेशिक संगठन है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे रिको हो गया, जेडीए हो गया, कोई भी निगम हो गया राजस्थान का। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर मान लो कोई जूनियर अकाउंटेंट, आप में से कोई जूनियर अकाउंटेंट बनेगा, और वो उसको मान लो पोस्टिंग मिल गई पीएचडी के अंदर। ठीक है, अब ये जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, ये राजस्थान का डिपार्टमेंट है, राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से कर्मचारी को रिको या फिर जेडीए या फिर निगम में अगर डेपुटेशन पर भेजा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिनियुक्ति की अवधि या फिर वैदेशिक सेवा की अवधि। लेकिन जो प्रतिनियुक्ति की जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 4 वर्ष। ठीक है, अब ये 4 वर्ष कैसी होगी, इसमें मान लो कर्मचारी ने चाहे इसमें 1 साल काम किया, रिको में, जेडी में 2 साल कर लिया हो, निगम में 1 साल कर लिया हो, मतलब यहाँ पर भी प्रतिनियुक्ति पे रहा था, यहाँ पर भी प्रतिनियुक्ति पे, और यहाँ पर भी प्रतिनियुक्ति पे। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है कि अधिकतम अवधि जो होती है 4 वर्ष की, वो एक समय में एक या एक से अधिक संगठन की कुल अवधि मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 साल यहाँ पर कर लिया, 4 साल यहाँ पर, 4 साल यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मतलब एक या एक से अधिक जो भी संगठन है, उन सब में प्रतिनियुक्ति की अवधि कर्मचारी द्वारा कितनी कितनी की गई, उन सब का जोड़ लगाएंगे। ठीक है, उन सब का योग करेंगे, और वो 4 वर्ष निकलता है, तो फिर वहाँ से कर्मचारी को हटा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो 4 वर्ष तक की प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है। ठीक है गाइज, तो इस अवधि से ज़्यादा की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता दे नहीं होगा, जो कि हमने कई बार पढ़ लिया। वीडियो जो हमारा सेकंड पार्ट था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 4 वर्ष होती है, और 4 वर्ष के बाद में यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जाती है, तो उसके बाद में किसी भी कर्मचारी को किसी भी हालत में जो डेपुटेशन अलाउंसेज होता है, जो प्रतिनियुक्ति भत्ता होता है, वो नहीं दिया जाएगा, दे नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो ये हमने पहला स्पष्टीकरण पढ़ लिया, और मुझे उम्मीद है ये आपके स्पष्टीकरण समझ में आया होगा। दूसरे स्पष्टीकरण की बात करें तो इसमें बता रखा कि प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक विभाग, हाँ एक स्टूडेंट का कमेंट हो रहा था, वो पूछ रहे थे कि सर पैतृक विभाग और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को वो अलग अलग मान रहे थे। देखिए, अगर कर्मचारी, जैसे मान लो पीएचडी का मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो पीएचडी राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से किसी कर्मचारी को यदि रिको के अंदर भेजा जाता है, ठीक है, तो पीएचडी तो क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया। यहाँ से किसी कर्मचारी को रिको में यानी कि वैदेशिक सेवा में भेजा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे विदेशी नियोजक। ठीक है, रिको में जो जूनियर अकाउंटेंट को जो नियुक्ति देगा उसको हम बोलेंगे विदेशी नियोजक,
और जो कर्मचारी जो पीएचडी से रिको में गया, तो ये जो पीएचडी का डिपार्टमेंट है उस कर्मचारी के लिए स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या फिर पैतृक विभाग कहलाएगा। ठीक है, तो पैतृक विभाग और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो दूसरा स्पष्टीकरण है, प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक विभाग में पदोन्नति होने पर भी प्रतिनियुक्ति पर रहने की स्थिति में यह अवधि 5 वर्ष की अधिकतम सीमा में सम्मिलित मानी जाएगी। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी है, ठीक है, उसका जो पैतृक विभाग है जहाँ से उसको प्रतिनियुक्ति पर भेजा है, जिस डिपार्टमेंट से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गया है, तो वो अपना वो क्या कहलाएगा, अपना खुद का पैतृक विभाग। ठीक है, तो पैतृक विभाग में यदि उस कर्मचारी की पदोन्नति या फिर प्रमोशन हो जाए, ठीक है, पदोन्नति या फिर इसको प्रमोशन भी बोलते हैं, अगर उस कर्मचारी की पदोन्नति या प्रमोशन हो जाए, ठीक है, तो उस दशा में भी प्रतिनियुक्ति पर वो 5 वर्ष की अधिकतम सीमा के अंदर ही रहेगा। यह नहीं कि उसका प्रमोशन हो गया तो उसके प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर कर्मचारी पीएचडी में जूनियर अकाउंटेंट था और वो रिको में भी काम कर रहा है और जूनियर अकाउंटेंट से वो बन गया WO सेकंड, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो WO सेकंड बन गया तो उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा दी, नहीं नहीं नहीं, वो 5 वर्ष की अधिकतम सीमा में शामिल मानी जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष का मतलब है 4 वर्ष तो अधिकतम होती है। ठीक है, और 1 वर्ष की जो अवधि बढ़ाई जाती है वो जनहित के कारण प्रशासनिक विभाग द्वारा बढ़ाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 वर्ष तो नॉर्मल जो मैक्सिमम होती है और 1 वर्ष की वृद्धि इसमें कर सकता है प्रशासनिक विभाग, और इसके अलावा जो भी वृद्धि की जाएगी वो वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद दे रखे हैं। अपवाद क्या है कि आखिर में प्रतिनियुक्ति का अधिकतम अवधि हम बार बार पढ़ रहे हैं 4 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपवाद भी है जिनमें प्रतिनियुक्ति की अवधि ज़्यादा होती है और उसमें बाद में वृद्धि भी ज़्यादा की जा सकती है, तो इसमें ये अपवाद के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत सरकार का इंटेलिजेंसी ब्यूरो यानी कि आसूचना ब्यूरो तथा CBI, ठीक है, इन दोनों में कार्यरत जो भी पुलिसकर्मी है ना, उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति भत्तों सहित प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 4 के बजाय 5 वर्ष होगी। ठीक है, जो 2 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है गाइज, सॉरी, देखिए हमने पढ़ा अभी कि कोई भी कर्मचारी जो राजस्थान में, जैसे मान लो मैं पीएचडी का उदाहरण लूँ, बार बार ये एग्जाम्पल आपके अच्छे समझ में आएगा। कोई भी जूनियर अकाउंटेंट पहले मान लो पीएचडी में पोस्टेड था और वहाँ से उसको वैदेशिक सेवा में भेज दिया रिको के अंदर। ठीक है, अब रिको में हमने बार बार में पढ़ा कि कोई भी कर्मचारी वैदेशिक सेवा यानी कि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 4 वर्ष होती है, सीधी सी बात है, और 4 वर्ष के बाद यदि उसमें वृद्धि की जाती है, 4 वर्ष के बाद यदि उसमें वृद्धि की जाती है प्रतिनियुक्ति की अवधि में, तो प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी कि डेपुटेशन अलाउंसेज नहीं मिलेगा। अब डेपुटेशन अलाउंसेज कितने वर्ष तक ही मिलेगा, केवल 4 वर्ष तक। ठीक है, अब इसका अपवाद, ये भारत सरकार के जो भी इंटेलिजेंसी ब्यूरो और CBI, इनमें जो कार्यरत जो पुलिसकर्मी होते हैं ना, उनको प्रतिनियुक्ति भत्तों सहित प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 4 के बजाय 5 वर्ष मानी गई है। यानी कि यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 4 के बजाय 5 वर्ष रहती है। ठीक है, और 5 वर्ष तक उनको लगातार प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा। ठीक है, जो 2 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित इनकी अवधि 2 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है गाइज, यानी कि हमने नॉर्मल केस में पढ़ा कि कोई कर्मचारी की अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि होती है 4 वर्ष। ठीक है, और इसमें 1 वर्ष की वृद्धि प्रशासनिक विभाग कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी वृद्धि की जाएगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो राजस्थान का होता है उसके द्वारा वृद्धि की जाएगी। ठीक है गाइज, लेकिन अपवाद यह है कि भारत सरकार के IB और जो CBI में कार्यरत पुलिसकर्मी है वो लगातार 4 के बजाय 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित वो प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं, मैक्सिमम 5 वर्ष तक। ठीक है, और उसमें 2 साल की बढ़ोतरी और की जा सकती है। ठीक है गाइज, ये हमने अपवाद पढ़ लिया। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी प्रतिनियुक्ति संबंधी शर्तों के अनुसार ही वेतन भत्ते प्राप्त करता रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि प्रतिनियुक्ति पर जो भी कार्यरत कर्मचारी है, ठीक है, वो प्रतिनियुक्ति की जो शर्तें होती है ना, उनके अनुसार ही क्या करेगा, वेतन भत्ते प्राप्त करेगा। ठीक है गाइज, इसके अलावा वेतन भत्तों के अलावा किसी भी प्रकार का जो भुगतान है ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है गाइज, लेकिन निम्न प्रकरणों में यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी कि कुछ ऐसी जगह भी है, कुछ ऐसे विभाग भी है, कुछ ऐसी समितियां या फिर परिषद भी है जहां पर किसी कर्मचारी को यदि डेपुटेशन पर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए तो वे वेतन और भत्तों के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के बिना भी प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते हैं कौन कौन से हैं वो, जैसे जिला परिषद हो गया। ठीक है, पंचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर यदि जिला परिषद या पंचायत समिति में किसी कर्मचारी को डेपुटेशन कर दिया जाए, प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए इनमें, तो वेतन और भत्तों के अलावा किसी प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की बिना सहमति के भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा किसी संस्था का प्रशासक, ठीक है, या फिर कार्यकारी अधिकारी या फिर नगर परिषद आयुक्त या किसी नगर पालिका या परिषद में प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी रहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। वेतन और भत्तों के अलावा कोई भी अन्य प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चाहे वह नगर पालिका या नगर परिषद भंग भी की जा चुकी है तो भी वो वेतन भत्तों के अलावा दूसरे भुगतान भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त कर सकता है, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइज तीसरा पॉइंट है, राजस्थान की पंजीकृत जो भी सहकारी समितियां हैं इनमें प्रतिनियुक्त होने वाले सहकारिता विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है। तो गाइज हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहां पर कर्मचारी यदि उसको प्रतिनियुक्त कर दिया जाए उनमें तो वेतन और भत्तों के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व सहमति के बिना भी प्राप्त कर सकता है, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। तीसरा एग्जाम्पल है कि राजस्थान की कोई भी पंजीकृत सहकारी समिति है उसमें यदि प्रतिनियुक्त होने वाले सहकारिता विभाग के कोई कर्मचारी, अगर वो भी सहकारिता विभाग कर्मचारी तो सहकारिता विभाग का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो प्रतिनियुक्त कहाँ होना चाहिए, प्रतिनियुक्त कहाँ होना चाहिए, राजस्थान की पंजीकृत सहकारी समिति में। तो इस दिशा में भी वो कर्मचारी, वो सहकारिता विभाग का कर्मचारी वेतन और भत्तों के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त कर सकता है, ठीक है गाइज। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें बता रखा कि वे कर्मचारी जिनको ऐसी प्रतिनियुक्ति पर भेजा जावे, कैसी प्रतिनियुक्ति पर भेजा जावे, जिसकी शर्तें किसी विशिष्ट विधिक अधिनियम से नियमित हो। तो इस दिशा में भी उन कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के बिना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इसके अलावा कुछ और स्पष्टीकरण है जो कि वैदेशिक सेवा से संबंधित है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा कि 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता या वेतन देय नहीं होगा। हम बार बार पढ़ लिए, तो कई बार पढ़ लिए चीज़ कि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि होती है 4 वर्ष, ठीक है, और वो 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो जाती है। उसके बाद में भी किसी कर्मचारी को यदि प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है ना, तो उसके बाद में उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी कि डेपुटेशन अलाउंसेज और जो प्रतिनियुक्ति वेतन होता है डेपुटेशन सैलरी वो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। तथा वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इस संबंध में शिथिलता प्रदान नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, यानी कि वित्त विभाग भी बाद में ये नहीं कह सकता कि चलो ठीक है इसके 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो गई अधिकतम और इसके बाद में भी ये प्रतिनियुक्ति पर चल रहा तो कोई बात नहीं, इसको प्रतिनियुक्ति भत्ता और वेतन लेने की छूट दे दिया जाए। नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसको छूट नहीं देगा, यानी कि 4 वर्ष तक ही वो प्रतिनियुक्ति भत्ता और प्रतिनियुक्ति वेतन ही मिलेगा। उसके बाद में उसको ना तो प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ना उसको प्रतिनियुक्ति वेतन मिलेगा, ठीक है गाइज। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी 4 वर्ष के बाद, और उसमें वित्त विभाग भी छूट नहीं दे सकता। किसी कार्य विशेष का अनुभव इस नियम में शिथिलता आधार नहीं बन सकता। मान लो कोई कर्मचारी ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव हो किसी काम करने का और उसके लिए बोले कि सर उसको तो बहुत ज़्यादा अनुभव है और उसकी 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो गई, ठीक है, लेकिन वो काम करने में अच्छा है और उसको काफ़ी अनुभव है तो उसको ठीक है उसकी और प्रतिनियुक्ति की अवधि मतलब बढ़ा दी जाए, ठीक है। मान लो 2 साल की जो भी है 1 साल की। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि सर उसको काम ज़्यादा है तो या फिर उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा काम करने का तो उसको 1 साल और रख लो और 1 साल तक भी उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता और प्रतिनियुक्ति वेतन देते रहो। नहीं, उसको चाहे काम करने का कितना भी अनुभव हो जो भी हो वो उसके काम आएगा। लेकिन यहाँ पर 4 वर्ष की अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि पूरा होने के बाद में यदि वो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहता है तो उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता यानी कि डेपुटेशन अलाउंसेज और प्रतिनियुक्ति वेतन उसको नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक जो विभाग है यह सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, क्या सुनिश्चित करेंगे, यानी कि प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी इन मामलों में जैसे मान लो उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष की होती है अधिकतम, उसको पूरा होने के बाद में भी कर्मचारी को रखा जाए ना रखा जाए, तो कुछ ऐसे प्रकार की चीज़ें होती है जिनको भी प्रशासनिक विभाग ध्यान में रखेगा, ठीक है। यानी कि हमारा कर्मचारी अगर प्रतिनियुक्ति पर गया तो क्या उसकी 4 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी हो गई, ठीक है, और 4 साल की अगर प्रतिनियुक्ति पूरी हो गई तो उसको वापस अपने विभाग में बुला लेना चाहिए। तो कई प्रकार का जो रिकॉर्ड संधारण होता है ना, वो प्रशासनिक विभाग सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे, क्या सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए जो कर्मचारी है ना उसका उचित रिकॉर्ड रखा जाए। उचित रिकॉर्ड रखना पड़ेगा भाई, हम अपना कर्मचारी अपने विभाग से कौन कौन से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं और वो वर्तमान में किस किस वैदेशिक नियोजक के अधीन काम कर रहे हैं, तो उनका सारा रिकॉर्ड रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ताकि प्रतिनियुक्ति समाप्ति से पहले ही उचित निर्णय लिए जा सकें एवं समय पर कार्यवाही के अभाव में कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अधिकतम सीमा के बाद नहीं रह सके, ठीक है। अब रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि कर्मचारी को
4 साल की जो प्रतिनियुक्ति अवधि होती है मैक्सिमम, यानी कि जितने भी साल की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए उसको भेजा गया, तो वो जैसे पूरी होती है उसको तुरंत अपने विभाग में वापस बुला लेना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में जो उचित निर्णय, या फिर उस कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, या फिर उस कर्मचारी की 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि अगर पूरी हो गई तो वापस अपने विभाग में बुलाएं या ना बुलाएं। तो इस प्रकार के जो भी उचित निर्णय होते हैं ना वो ले सकें। तो अब वो उचित निर्णय कब लेंगे, जब हम प्रशासनिक विभाग क्या करेगा, उचित रिकॉर्ड उनका रखेगा जो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी गए उनके बारे में। ठीक है गाइज। दूसरा पॉइंट है, कोई भी कर्मचारी है ना स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के बाद, यानी कि उसको जितनी प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए भेजा गया उसके बाद विदेश सेवा में नहीं रहे। ठीक है, ये आपको चीज़ जरूर ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासनिक विभाग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का कौन से स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कौन से कर्मचारी है जो स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि, यानी कि उसमें जितने साल की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए भेजा गया उसके बाद में प्रशासनिक विभाग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो अब उससे ज़्यादा विदेश सेवा में ना रहे, प्रतिनियुक्ति अवधि ज़्यादा ना निकालें वहाँ पर। जैसे उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होती है उनको वापस स्टेट गवर्नमेंट में बुला लेना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग की पूर्वानुमति से रह सकता है, यानी कि प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग अगर अनुमति दे दे तो स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की अधिकतम जो अवधि होती है, जो स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की जो अवधि होती है ना उसके बाद में भी कर्मचारी वैदेशिक सेवा में रह सकता है। ठीक है, मान लो किसी कर्मचारी को 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति, उसको 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि स्वीकृत कर दी मान लो। ठीक है, अब इसके बाद में भी वो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहना चाहता है तो प्रशासनिक विभाग और जो वित्त विभाग होता है उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो वैदेशिक सेवा में रह सकता है, अन्यथा उसको वापस अपने पैतृक विभाग में आना पड़ेगा। ठीक है गाइज। तीसरा पॉइंट है वैदेशिक संस्थान, यदि कर्मचारी को 4 वर्ष बाद भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर रखना चाहता है, ठीक है, तो पर्याप्त समय पूर्व ही प्रतिनियुक्ति काल में वृद्धि का प्रस्ताव रखना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, इस टाइम पर ही वो प्रतिनियुक्ति काल में वृद्धि का जो प्रपोजल है प्रस्ताव रखेगा तभी उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और समय पर प्रस्ताव नहीं भेजने की दशा में जो प्रशासनिक विभाग होता है ना उस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो वैदेशिक विभाग होता है वो प्रस्ताव भेजेगा प्रशासनिक विभाग के पास, क्या भेजेगा कि सर जी हमारे यहाँ पर आपका कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आया है और 4 वर्ष की उसकी अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी हम कर्मचारी को रखना चाहते हैं, तो अगर आप इस पर स्वीकृति दे दें तो हम इसको रखें। ठीक है, तो प्रशासनिक विभाग को ऐसे जो प्रपोजल है ना वैदेशिक नियोजक द्वारा प्रशासनिक विभाग को समय पर ही भेज देना चाहिए। ठीक है, और समय पर अगर प्रस्ताव नहीं भेजा तो प्रशासनिक विभाग उसके प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करेगा। ठीक है गाइज। 4 वर्ष की अधिकतम अवधि के बाद भी वैदेशिक विभाग उस कर्मचारी को स्थायी रूप से एब्जॉर्ब करना चाहता है तो भी नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने बार बार बताया आपको कि प्रतिनियुक्ति की जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 4 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में भी अगर वैदेशिक विभाग का जो नियोजक है कर्मचारी को अपने विभाग के अंदर ही उसको मिलाना चाहता है, एब्जॉर्ब करना चाहता है, ठीक है, परमानेंट वहाँ पर रखना चाहता है स्थायी रूप से, तो भी ऐसी दशा में कर्मचारी को वहाँ नहीं रहने देना चाहिए, यानी कि सरकार को उसे वापस अपने विभाग में बुला लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी विदेशी नियोजक अगर ऐसा प्रस्ताव सरकार के सामने रखता है समय पर, ठीक है, तो ऐसे प्रस्ताव को क्या होगा कि उचित समय पर दे देना चाहिए विदेशी नियोजक द्वारा, ताकि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पूर्ण होने से पहले ही स्थायी आधार पर ऑब्जर्वेशन के बारे में अंतिम निर्णय हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर 4 वर्ष की अधिकतम अवधि के बाद में भी अगर वैदेशिक जो नियोजक है उस कर्मचारी को अपने विभाग में एब्जॉर्ब करना चाहता है तो उसको टाइम पर ही ऐसा प्रपोजल रखना चाहिए, और उसके बारे में फिर उसकी जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि से पहले ही हम ये निर्णय ले सकें कि वास्तव में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद में वापस बुला लेना चाहिए, या फिर इसको उस वैदेशिक नियोजक के विभाग में स्थायी रूप से मिला देना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कर देना चाहिए। तो उसके बारे में निर्णय तभी हो पाएगा जब वैदेशिक नियोजक प्रशासनिक विभाग को समय पर प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव भेजेगा। ठीक है गाइज। तो गाइज हमने कुछ स्पष्टीकरण पढ़े, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया, और ज़्यादा वो टफ भी नहीं थे, समझाने वाली चीज़ें भी ज़्यादा नहीं थी, और मुझे उम्मीद है वो चीज़ें आपके समझ में आई होगी। तो आप तनाव ना लें, घबराएं ना, हिम्मत से काम लें और अपने बड़े तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है गाइज, और बने रहे इस चैनल के साथ। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 145 की। इसमें बता रखा है, इस नियम संख्या का नाम है अवकाश एवं पेंशन अंशदान। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है 145 का, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वैदेशिक सेवा में रहने की अवधि का कर्मचारी द्वारा पेंशन अंशदान राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर वैदेशिक सेवा में रहता है, ठीक है,
तो वैदेशिक सेवा की जो अवधि का कर्मचारी द्वारा पेंशन अंशदान हो जो होता है ना, पेंशन का अंशदान, ठीक है, वो राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए। किसके द्वारा? उस कर्मचारी द्वारा, ठीक है गाइज। भारत में ही वैदेशिक सेवा पर अवकाश वेतन की सिफारिश, भारत में ही वैदेशिक सेवा पर, कहाँ पर? भारत के अंदर ही कोई कर्मचारी वैदेशिक सेवा पर है, ठीक है, तो वो जो अवकाश वेतन की जो राशि होती है ना, उसका अंशदान भी राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए, ठीक है गाइज। ख सब क्लोज ख की बात करूँ, 145 ख सब क्लोज ख की बात करूँ तो इसमें बता रखा है कि पंचायत समिति में प्रतिनियुक्त जो कर्मचारी होता है ना, उससे अवकाश वेतन अंशदान की राशि की वसूली नहीं की जाएगी, ठीक है गाइज। ये आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि पंचायत समिति के अंदर जो भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया, ठीक है, तो उसके द्वारा उस कर्मचारी से अवकाश वेतन अंशदान की जो राशि होती है उसकी वसूली नहीं की जाएगी, ठीक है गाइज। 145 ग की बात करें तो इसमें बता रखा कि विदेशी नियोजक द्वारा अंशदान के भुगतान की सहमति नहीं दी गई हो। यदि विदेशी नियोजक ये मना कर दे कि मैं तो प्रतिनियुक्ति पर हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी आया है उसका जो अंशदान है, चाहे वो अवकाश वेतन अंशदान हो चाहे पेंशन अंशदान हो, ठीक है, अगर वो मना कर दे भाई मैं तो जमा नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो यह जो अंशदान है ना, अब स्वयं जो राज्य कर्मचारी है उसके द्वारा जमा कराया जाएगा, ठीक है गाइज। यानी कि वैदेशिक नियोजक मना कर दे तो कर दे, अगर वो मना कर देगा तो स्वयं जो राज्य कर्मचारी है उसको फिर ये जो अंशदान होता है वो राज्य की संचित निधि में जमा कराना पड़ेगा, ठीक है गाइज। विदेश सेवा के दौरान अवकाश लेने पर उस अवधि हेतु कोई अंशदान दे नहीं होगा। विदेश सेवा के दौरान कोई कर्मचारी वैदेशिक सेवा पर चल रहा है, ठीक है, यानी कि प्रतिनियुक्ति काल चल रहा है उसका, और उस दौरान यदि वो अवकाश लेता है तो उस अवकाश के अवधि हेतु कोई अंशदान दे नहीं होगा, यानी कि वैदेशिक नियोजक उसको कोई भी अंशदान नहीं देगा, ठीक है, वो नहीं देगा भाई साहब। वो कहेगा कि यार आप तो छुट्टी पे हो, ठीक है, तो मैं आपका जो अंशदान होता है अवकाश वेतन अंशदान या फिर पेंशन अंशदान जो भी है वो नहीं देगा, ठीक है गाइज। घ की अगर बात करूं 145 घ की तो इसमें बता रखा कि जो आरएसआर का नियम 153 ख है, इसके अंतर्गत की गई विशेष व्यवस्था की स्थिति में भारत के बाहर, कहाँ पर? भारत के बाहर के जो भी विदेश सेवा के मामले हैं ना, उनमें भी अवकाश वेतन का अंशदान आवश्यक हो सकता है, ठीक है, यानी कि भारत के बाहर भी अगर विदेश सेवा का कोई मामला हो तो उसमें भी अवकाश वेतन का अंशदान आवश्यक हो सकता है, यानी कर्मचारी द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है, और यह विदेशी नियोजक द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि दिया तो विदेशी नियोजक द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ये जमा या तो कर्मचारी जमा करा दे या फिर विदेशी नियोजक जमा करा दे, लेकिन वो राज्य की जो संचित नीति होती है वहाँ पर जमा कराएंगे, ठीक है गाइज। भारत के बाहर का मामला हो विदेश सेवा का, ठीक है, तो उस दशा में जो अवकाश वेतन का अंशदान होता है वह विदेशी नियोजक द्वारा दिया जाएगा। दिया जाएगा किसके द्वारा? विदेशी नियोजक द्वारा। अब जमा चाहे ये करा दे चाहे कर्मचारी करा दे, जमा कराने में क्या दिक्कत आती है? देने में आती है दिक्कत, तो ठीक है। टिप्पणी की मैं बात करूं तो इसमें बता रखा कि इस अध्याय के लिए पेंशन, हमने जो भी अभी पेंशन शब्द पढ़ा, ठीक है, तो जो पेंशन शब्द है उसमें कर्मचारी के भविष्य निधि जो खाता है ना, उसमें देय सरकारी अंशदान, सरकार का जो भी अंशदान होता है ना, जो सरकार देगी भविष्य निधि खाते में, तो उसको भी पेंशन शब्द में शामिल माना जाएगा, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। गाइज अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार के और भी इस संबंध में निर्णय क्या क्या दे रखे हैं। राजस्थान सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए तो इसमें बता रखा, जो पेंशन अंशदान होता है तथा गाइज आप सोच रहे होंगे पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है। आप कंटिन्यू वीडियो देखें, ऐसे बीच में से अगर आप देखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है गाइज। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो देखें तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पेंशन अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान दे देने के बाद वैदेशिक नियोजक का पेंशन तथा अवकाश वेतन के बारे में कोई उत्तरदायित्व शेष नहीं रहता। सीधी सी बात है, वैदेशिक नियोजक ने क्या किया, कर्मचारी का पेंशन अंशदान भी जमा करा दिया और अवकाश वेतन का जो अंशदान है वो भी जमा करा दिया। अब उसके बाद में वो तो फ्री है भाई, वैदेशिक नियोजक उसका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो बाद में पेंशन भी दे और अवकाश वेतन भी दें, नहीं है, क्योंकि नहीं देगा वो, क्योंकि उसने ऑलरेडी जमा करा दिया। विदेशी नियोजक द्वारा दी जाने वाली पेंशन अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान की राशि का निर्धारण कैसे किया जाएगा? आरएसआर का नियम 146 जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसका एक 146 नियम तथा आरएसआर का जो वॉल्यूम सेकंड है उसके जो परिशिष्ट 5 है ना, उसके अनुसार किया जाता है, ठीक है गाइज, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशन अंशदान की गणना की वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए
यानी कि जो अवकाश वेतन अंशदान होता है और जो पेंशन अंशदान होता है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो वर्तमान में इसको सिंपल किए जाने के लिए क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया। क्या लिया गया कि सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों या फिर निगमों, नगरपालिकाओं, सरकारी कंपनियों तथा निकायों आदि जो कि कैसी है, या तो पूरी तरह या फिर अंशतः सरकारी नियंत्रण में है। ठीक है, अब इनमें प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के अवकाश वेतन जो अंशदान होता है ना, अवकाश वेतन जो अंशदान होता है ना, की वसूली अब भविष्य में नहीं की जाएगी। ठीक है गाइज, ये चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। इसके स्थान पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश का अवकाश वेतन तथा अवकाश समर्पण पर नकद लाभ का भुगतान वैदेशिक नियोजक के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये नई व्यवस्था कर दी है किस लिए, अवकाश वेतन अंशदान तथा पेंशन अंशदान की गणना की सरलीकरण के लिए। ठीक है गाइज, यदि कोई कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति के बाद पैतृक विभाग में कार्यग्रहण करने से पहले किसी प्रकार का अवकाश लेता है तो उस अवधि का जो अवकाश वेतन का भुगतान होता है वैदेशिक नियोजक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया कि पीएचईडी से कोई जूनियर अकाउंटेंट रिको के अंदर गया और यहाँ पर मान लो यहाँ से रिटायरमेंट हो गया, इसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो गई। अब प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हुई है उस कर्मचारी की, तो वापस पीएचईडी विभाग में आना चाहिए, लेकिन उसने भाई साहब ने क्या किया, वो डायरेक्ट छुट्टी लेके अपने घर चला गया। ठीक है, अब अवकाश लेके चला गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है, जो अवकाश पे रहेगा, तो उस अवकाश का वेतन कौन देगा, उसका जिम्मेदार कौन है भाई, ये जो रिको है ना, यही देगा। ठीक है, जिम्मेदारी इसकी है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति के बाद पैतृक विभाग में कार्यग्रहण करने से पहले किसी प्रकार का अवकाश लेता है, चाहे वो अवकाश किसी प्रकार का हो, किसी प्रकार का अवकाश लेता है, तो उस अवधि का अवकाश वेतन का भुगतान वैदेशिक नियोजक द्वारा किया जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर ही अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्ति पर कार्यमुक्त हो जाता है तो उसके बकाया पेल के बदले नकद भुगतान भी वैदेशिक नियोजक द्वारा किया जाएगा। मान लो कोई भी सरकारी कर्मचारी है जो प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है, ठीक है, और उसी दौरान वो क्या होता है कि रिटायरमेंट हो जाता है, अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेता है। अधिवार्षिकी का आयु का मतलब है कि रिटायरमेंट की जो उम्र होती है उसको प्राप्त कर लेता है और वो वहाँ से कार्यमुक्त हो गया। क्योंकि वो रिटायरमेंट हो गया तो कार्यमुक्त होना पड़ेगा, तो उसके बकाया जो भी पीएल है, जो भी उसके बकाया उपार्जित अवकाश है ना, उसके बदले नकद भुगतान कौन करेगा, वैदेशिक नियोजक। ठीक है, प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले जो भी सक्षम प्राधिकारी होता है जिसने प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी को जो भेजते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश में ही पेंशन अंशदान की दर की गणना एवं राजकोष में भुगतान करने का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। ठीक है गाइज, क्यों, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 माह में उस अवधि का पेंशन अंशदान जमा कराया जा सके। ठीक है, यदि प्रतिनियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो कर्मचारी के लौटने की तिथि से 1 माह में उस अवधि का पेंशन अंशदान जमा कराया जा सके। ठीक है गाइज, इसका मतलब यह है कि प्रतिनियुक्ति पर जो भेजने वाला जो सक्षम प्राधिकारी होता है ना, उसके द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश के अंदर पेंशन अंशदान की दर होती है ना, उसकी गणना कैसे की जाएगी उसके बारे में लिखना पड़ेगा। साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि राजकोष में भुगतान करने का स्पष्ट उल्लेख। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि वैदेशिक नियोजक को कि पेंशन अंशदान की गणना इस प्रकार की जाएगी और जो पेंशन अंशदान होता है वो राजकोष में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखेगा, ताकि जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 माह में जो भी वित्तीय वर्ष जब समाप्त होगा तो उसके समाप्त होने के 1 माह के अंदर, या फिर यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही अगर प्रतिनियुक्ति, यानी कि यदि प्रतिनियुक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो रही है ना, तो कर्मचारी के लौटने की तिथि जो है ना उसके 1 माह में, तो ये आप देख लेना, समझ जाना, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, तो उस अवधि का पेंशन अंशदान जमा कराया जा सके। ठीक है, तो इसलिए जो सक्षम प्राधिकारी होता है जो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को भेजता है उसके द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश में ये वर्णन कर देना चाहिए। ठीक है गाइज, ये आदेश उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, कौन से कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार के नियंत्रण वाले उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। ठीक है, नियंत्रण होना चाहिए, या तो सरकार का या फिर या तो केंद्र सरकार का या फिर अन्य राज्य सरकार का,
परंतु ये आदेश केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार के विभाग जो भी है ना, उनमें प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है गाइज, तो ये मैंने आपको बता दिया जो भी हमने आदेश पढ़े ऊपर में, तो उनके बारे में मैंने आपको ये बता दिया, समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच जो अवकाश वेतन और पेंशन अनुदान संबंधी जो प्रक्रिया होती है ना, उसका सरलीकरण किस प्रकार किया गया। यानी कि पहले क्या होता था कि केंद्र द्वारा राज्य को और राज्य द्वारा केंद्र को ये जो भी अवकाश वेतन और जो पेंशन और जो अंशदायी भविष्य निधि है, इनका भुगतान केंद्र द्वारा राज्य को और राज्य द्वारा केंद्र को ऐसे उल्टा पुल्टा किया जाता था, तो उसमें काफ़ी अड़चनें पैदा होती थी। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार का कर्मचारी यदि राज्य सरकार में है, ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करती थी कि अवकाश वेतन और पेंशन और ये अंशदायी भविष्य निधि का भुगतान केंद्र सरकार को करती थी, या फिर राज्य सरकार का कोई कर्मचारी केंद्र के अंदर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाए, तो उस दिशा में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को अवकाश वेतन, पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि का भुगतान करती थी। तो ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन रहते थे, लेकिन अब इस संबंध में सरलीकरण कर दिया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच अवकाश वेतन और पेंशन अनुदान संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। वो कैसे किया गया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवकाश वेतन का सरलीकरण कैसे किया गया। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को या राज्यों द्वारा केंद्र को अवकाश वेतन के अंशदान के भुगतान की व्यवस्था को अब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो समाप्त करते हुए अवकाश वेतन का पूर्ण भार यानी अवकाश वेतन पूरी तरह से कौन वहन करेगा, उस विभाग द्वारा वहन किया जाएगा जिससे कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करता है। ठीक है, चाहे वह पैतृक विभाग हो या फिर वैदेशिक विभाग। ठीक है, यानी कि वो कर्मचारी पैतृक विभाग से यदि अवकाश पर जा रहा है तो अवकाश वेतन का जो भुगतान है ना पैतृक विभाग द्वारा किया जाएगा। यदि कर्मचारी वैदेशिक के प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है और प्रतिनियुक्ति के दौरान अवकाश लेता है, तो प्रतिनियुक्ति जो विभाग होता है, जो वैदेशिक विभाग होता है, उसी के द्वारा अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया अवकाश वेतन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि पेंशन के बारे में क्या क्या सरलीकरण किया गया है। तो इसमें बता रखा कि ग्रेच्युटी सहित जो पेंशन है उसका संपूर्ण दायित्व किस पर रहेगा, उस सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कौन सी सरकार द्वारा, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय यानी कि रिटायरमेंट के टाइम स्थायी रूप से संबंधित था। ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी किस सरकार से संबंधित था, उसके द्वारा ग्रेच्युटी सहित जो पेंशन होती है उसके द्वारा पूरा दायित्व उसी के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार में उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार पेंशन की आनुपातिक वसूली नहीं की जाएगी। ठीक है गाइज, अब लास्ट है अंशदायी भविष्य निधि। इसमें जो सरकारी अंशदान होता है ना, उसका भार केंद्र या राज्य सरकार के जो पैतृक विभाग होते हैं ना, उनके द्वारा वहन किया जाएगा एवं वैदेशिक नियोजक से अंशदान की वसूली नहीं की जाएगी। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक मैंने आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया। गाइज इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको क्रैम करनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, और आप ज़्यादा डीप में ना जाएं और परेशान ना हो। देखिए आरएसआर और जेएफ&आर ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, और आपको यकीन नहीं होगा इन दोनों सब्जेक्टों में मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें क्रैम करनी पड़ेगी। क्रैम का मतलब आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी, और आप इनको बार बार 2-4 बार पढ़ लो। आरएसआर और जेएफ&आर से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और आपके जो भी जान पहचान वाले रिश्तेदार में जो भी बच्चे हैं तो आप उनको सुझाव दें और इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और जो भी इसके आगे जो रूल वगैरह बचे हैं उनके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।